हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लूसेंट अड्डा। हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वाकाटक राजवंश एवं पुष्पपूती वंश या वर्धन वंश। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का 22वां टॉपिक वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। तो वाकाटक राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो 255 ईस्वी के टाइम पे हुई थी। और इसकी स्थापना किन्होंने की थी? तो वो विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे और इनके जो पूर्वज थे वो सातवाहनों के अधीन बरार के स्थानीय शासक थे उस टाइम पे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र पर्वतसेन प्रथम, जिसका शासनकाल 275 से 335 ईस्वी के बीच रहा था, वो शासक हुए। वाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। तो विंध्य शक्ति के पश्चात उनके पुत्र जो उनके उत्तराधिकारी थे वो पर्वतसेन प्रथम जो है यहाँ के शासक बने और ये वाकाटक राजवंश के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। वहीं पुराणों से पता चलता है कि इनके द्वारा जो है 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। पर्वतसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। पहली शाखा थी प्रधान शाखा और दूसरी थी वशीय शाखा। दोनों शाखाओं ने समांतर रूप से शासन किया। तो पर्वतसेन के बाद हुआ क्या? तो वाकाटक राजवंश जो है वो 2 भागों में विभक्त हो गया। पहला था प्रधान शाखा, वहीं दूसरा था वशीय शाखा और दोनों शाखाओं ने जो है मतलब बराबर रूप में शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा अर्थात प्रधान शाखा के अंतर्गत जो प्रमुख राजा हुए, अब हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। रुद्रसेन प्रथम, जिनका कार्यकाल जो है 335 से 360 ईस्वी के बीच रहा। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410 के बीच रहा था। वहीं प्रवरसेन द्वितीय का शासनकाल जो है 410 से 440 ईस्वी के बीच रहा और नरेंद्र सेन का जो है शासनकाल 440 से 460 ईस्वी के बीच रहा। वहीं पृथ्वीसेन द्वितीय का जो है 460 से 480 के बीच रहा। प्रधान शाखा के अंतर्गत कौन कौन राजा हुए? तो पहले रुद्रसेन प्रथम, उसके बाद प्रभावती गुप्ता, उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय और नरेंद्र सेन एवं पृथ्वीसेन द्वितीय जैसे शासक हुए। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री जो है प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। इन्होंने जो है इनका विवाह इसलिए करवाया था ताकि वाकाटक उस समय पे जो है सबसे उभरते शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने इससे वैवाहिक संबंध स्थापित करके जो है इनसे संधि स्थापित कर लिया। अब इनसे कोई बात विवाद होने की संभावना ही नहीं थी। वहीं आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इनकी पुत्री ही यहाँ का शासन संभालती है। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच में था। तो वाकाटक का साम्राज्य जो है गुप्त एवं शक राज्यों के बीच में था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। तो विवाह के कुछ टाइम के बाद जो है रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, जैसा कि मैंने इससे पहले बताया। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। तो जहां इन्होंने वाकाटक से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था ताकि शांति स्थापित रहे, कोई वाद विवाद उत्पन्न नहीं हो। होता क्या है, तो रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और प्रभावती गुप्ता के 2 पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन उस टाइम पे अल्पवयस्क रहते हैं, अर्थात इनकी आयु नहीं रहती है शासन या सत्ता को संभालने की। तो प्रभावती गुप्ता यहाँ का शासन संभालती है। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। तो यह जो काल रहा जहाँ प्रभावती गुप्ता ने शासन को संभाला, तो इस काल को जो है गुप्त संबंध का स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। तो इसके बाद क्या हुआ? प्रभावती गुप्ता के बाद जो है दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। तो अभी हम लोगों ने प्रधान शाखा के बारे में पढ़ा, तो उसमें पृथ्वीसेन द्वितीय जो थे वो वाकाटकों की प्रधान शाखा के सबसे अंतिम शासक थे। वहीं रुद्रसेन प्रथम जो है प्रथम शासक थे और अंतिम शासक कौन हुए? तो वो पृथ्वीसेन द्वितीय हुए। अब पृथ्वी उसके बाद उसका राज्य पश्चिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद जो है ये प्रधान शाखा पश्चिम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। बाशिम शाखा के वाकाटक, हम लोगों ने इससे पहले अभी प्रधान शाखा के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे बाशिम शाखा के बारे में। वाकाटक वंश की इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में हुई थी। इस शाखा की स्थापना कब हुई थी? तो इस शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में हुई थी।
सम्राट परवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। तो सम्राट परवरसेन के जो छोटे पुत्र थे सर्वसेन, इन्होंने जो है पश्चिम शाखा की स्थापना की थी। उसने वत्सगुलम नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। वत्सगुलम महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वाशिम में स्थित था। तो इन्होंने जो है वत्सगुलम नामक स्थान की स्थापना भी की थी। वासीम शाखा के प्रमुख राजा, अर्थात वासीम शाखा के अंतर्गत प्रमुख राजा कौन कौन से हुए? तो पहले हैं सर्वसेन, जिन्होंने जो है वत्सगुलम नामक स्थान की भी स्थापना की थी। द्वितीय है विंध्य शक्ति द्वितीय, जिनका शासनकाल जो है 350 से 400 ईस्वी के बीच रहा। परवरसेन द्वितीय, जिनका शासनकाल 400 से 415 ईस्वी के बीच रहा। हरिसेन, जिनका टाइम पीरियड जो है 475 से 510 ईस्वी के बीच रहा। और हरिसेन ही ऐसे शासक थे जिन्होंने प्रधान शाखा को अपने अधीन कर लिया था। हरिसेन वासीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। हरिसेन जो है वासीम शाखा के सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे, तभी तो इन्होंने प्रधान शाखा को अपने अंतर्गत मिला लिया था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। हरिसेन जो है वाकाटक वंश के अंतिम शासक हैं। वहीं प्रथम शासक कौन थे? तो परवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन थे। वाकाटक वंश के राजा परवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा था। वहीं सर्वसेन जो है हरिविजय नामक प्राकृत काव्य लिखते हैं। संस्कृत की विदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में था। संस्कृत की वैदर्भी शैली जो है, इसका विकास वाकाटक नरेशों के ही दरबार में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक परवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। तो कुछ विद्वान या इतिहासकार मानते हैं क्या कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि जो थे कालिदास, ये परवरसेन द्वितीय की राजसभा में भी कुछ टाइम तक निवास किए थे। वहां उन्होंने उसके सेतुबंधु का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। तो जब वो उनके दरबार में थे, अर्थात परवरसेन के दरबार में रहते हुए कालिदास जी ने सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना एक काव्य मेघदूत लिखा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव व विष्णु के उपासक थे। ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे और वे शिव एवं विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो नचना के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने करवाया था। अजंता का 16वां तथा 17वां गुहा बिहार और 19वां गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में ही हुआ था। हमने पढ़ा कि गुफा नंबर 16वां एवं 17वां का विकास जो है गुप्त काल में किया गया था। तो यहाँ पे बिहार क्या है? तो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे वो जहाँ पे रहते थे उनको विहार कहा जाता था। और चैत्य क्या है? तो ये बौद्ध धर्म में एक पूजा का स्थान होता था जिन्हें चैत्य कहते थे। तो इन सब का निर्माण जो है वाकाटकों के शासनकाल में ही हुआ था। तो अब हम लोगों का 23वां टॉपिक है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परावर्ती गुप्त और गौर प्रमुख हैं। तो गुप्त वंश का पतन हुआ तो उसके बाद जो है नए नए राजवंशों का उदय हुआ, जैसे में मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौर प्रमुख जैसे नए राज का उद्भव हुआ था। तो इन्हीं में जो अभी हम लोग पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिनको वर्धन वंश भी कहा जाता है। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति थे। मैंने इससे पहले भी बताया कि जितने भी वंश के संस्थापक होते थे उन्हीं के नाम पर जो उस वंश का नाम रख दिया जाता था। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति थे, इसलिए इस वंश का नाम पुष्यभूति वंश पड़ा। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। तो इनकी राजधानी कहाँ थी? तो ये थानेश्वर में थी। हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान है। तो अभी थानेश्वर का स्थान कहाँ है? तो हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। तो प्रभाकर वर्धन जो थे इस वंश की स्वतंत्रता के जन्मदाता थे एवं प्रथम प्रभावशाली शासक हुए, जिसने परम भट्टाकर और महाराजा धीराज जैसे सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। तो प्रभाकर वर्धन को कौन कौन सी उपाधियां मिली थी? तो परम भट्टाकर और महाराजा धीराज जैसी उपाधियां मिली थी। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। तो प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी यशोमती, इनसे इन्हें 2 पुत्र हुए थे जिनका नाम था राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा इनकी एक कन्या भी हुई थी जिनका नाम राजश्री था। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ।
तो इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो है कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तो मालवा के जो शासक थे देवगुप्त, इन्होंने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और वहीं इन्होंने इनकी पत्नी राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। तो इनके जो भाई थे राज्यवर्धन, इन्होंने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। देवगुप्त के मित्र जो थे गौड़ नरेश शशांक, इन्होंने जो है राज्यवर्धन को धोखा देकर हत्या कर दी थी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। तो शशांक जो है शैव धर्म के मानने वाले थे। इसने बौद्धि वृक्ष जो बोध गया में स्थित है को कटवा दिया। तो शशांक ने जो है, तो ये प्रश्न बन सकते हैं कि किसने बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया था। तो शशांक ने कटवा दिया था। ये शैव धर्मावलंबी था, हो सकता है इसके कारण इन्होंने बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया हो। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। जब राज्यवर्धन की मृत्यु कर दी जाती है देवगुप्त के मित्र शशांक के द्वारा, तो हर्षवर्धन जो है यहाँ का गद्दी संभालते हैं। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टाकर नरेश की उपाधि धारण की थी। तो प्रभाकर वर्धन जहाँ परम भट्टाकर एवं महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, वहीं वहीं हर्षवर्धन भी जो है परम भट्टाकर नरेश की उपाधि ग्रहण करते हैं। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसने अपनी राजधानी बना लिया। तो हर्ष ने जो है शशांक को पराजित किया और वो क्या करते हैं, कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं और उसी को अपनी राजधानी बना लेते हैं। इनसे पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनसे पहले इनकी राजधानी थानेश्वर में थी। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच कहाँ पे युद्ध हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। और इसमें किसकी विजय हुई थी? तो पुलकेशिन द्वितीय विजय हुए थे, वहीं हर्ष पराजित हुए थे। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो ये भी प्रश्न बन सकते हैं क्या कि वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वेनसांग जो है पुष्पभूति वंश के शासक हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे भारत आए थे। वेनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। तो वेनसांग को जो है यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आए थे। तो वो आखिर आए क्यों थे भारत? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय, उस टाइम पे जो है इसे विश्व विख्याति प्राप्त थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो ये पढ़ने आए थे और बौद्ध ग्रंथ को संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आए थे। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। जहाँ हर्ष जो अपने दूत को चीन भेजते हैं, वहीं 643 और 645 ईस्वी में जो है 2 चीन दूत उसके दरबार में आए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। तो इन्होंने जो है मतलब लड़ाई झगड़ा करके जैसे भी हो बलपूर्वक जो है इन्होंने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त किए थे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। तो हर्ष के जो पूर्वज थे वो भगवान शिव और सूर्य की पूजा करते थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। हर्ष भी जो है अपने कुल देवता शिव के परम भक्त थे प्रारंभ में। चीनी यात्री वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया। तो जब इनकी मुलाकात जो है चीनी यात्री वेनसांग से होती है, तो इन्होंने जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय दिया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया और उनके बाद जो है इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। तो हर्ष के टाइम पे जो नालंदा महाविहार था, ये जो है महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। तो मतलब ये महायान बौद्ध धर्म, मतलब ये जो 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, इनमें से जो ये महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था। तो हर्ष के टाइम पीरियड पे जो है प्रयाग में हर 5 वर्ष पे एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। और जिसको कहते क्या थे? तो इसे महामोक्ष परिषद कहते थे। वेनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। तो ये प्रश्न भी बनते हैं कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो ये हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की थी। तो बाणभट्ट की रचना कौन कौन सी है? हर्षचरित एवं कादम्बरी है। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे।
तो भानुभट्ट के गुरु कौन थे? बरचू थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। तो हर्ष ने भी जो है 3 संस्कृत नाटक की रचना की थी। तो वो कौन कौन से थी? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये 3 संस्कृत नाटक की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। तो बहुत सारी इसके बीच आलोचना भी की जाती है क्या कि धावक नामक एक कवि था जिसको हर्ष ने पुरस्कार दिया और उन्होंने जो ये तीनों नाटक की रचना जो है हर्ष के नाम पर कर दी थी। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक था। तो हर्ष को जो है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट मानते हैं, जबकि वह ना तो कट्टर हिंदू थे, मतलब पूर्ण रूप से हिंदुत्व को भी नहीं मानते थे, और ना ही उन्होंने सारे देश पर शासन किया। तो इनको फिर भी जो है अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। तो हर्ष के जो नीचे के शासक थे उनको क्या कहते थे? तो उनको महाराज या महासामंत कहते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या आमत्य कहा जाता था। तो हर्ष के मंत्री परिषद के जो मंत्री होते थे उनको या तो सचिव कहते थे या फिर आमत्य कहते थे। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। उन्होंने जो प्रशासन की सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभक्त कर दिया था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। उन्होंने जो प्रांतों का विभाजन किया उनमें प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था और प्रत्येक भुक्ति के शासक को राजस्थानीय, उपरीक तथा राष्ट्रीय कहलाते थे। तो प्रत्येक भुक्ति के शासक जो होते थे वो राजस्थानीय, उपरीक या राष्ट्रीय कहलाते थे। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से इन्होंने कई प्रांतों को भुक्ति में विभाजित किया था और भुक्ति का विभाजन जो है जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। तो जिलों का विभाजन किया गया विषय के रूप में, जिसका प्रधान जो है विषयपति होते थे। विषय के अंतर्गत कई पाठक, जिसे आधुनिक काल में तहसील कहते थे। तो जिले विषय के अंतर्गत कई पाठक होते थे, जिसको अभी वर्तमान समय में हम लोग तहसील कहते हैं। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। तो ग्राम जो थी वो शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छपटिलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। तो हम लोगों ने गुप्त काल में भी पढ़ा है कि पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। दंडपासिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। दंडपासिक और दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारियों को वृद्धेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिकृत या महाबालाधिकृत कहा जाता था। तो अश्वसेना के जो अधिकारी होते थे उनको वृद्धेश्वर कहते थे, वहीं जो पैदल सेना के अधिकारी होते थे उनको बालाधिकृत या महाबालाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र, जलपंप का उल्लेख मिलता है। हम लोगों ने पढ़ा था गुप्त वंश के अधीन क्या कि यहाँ के जो लोग थे वो घंटी या रहट का प्रयोग करते थे। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि हर्ष के समय पे जो मथुरा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? ये जो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित में जो प्रांतीय शासक को लोकपाल शब्द की संज्ञा दी गई है। हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद, तो हर्षचरित के अनुसार जो इनकी मंत्री परिषद थी उसमें भंडी अर्थात प्रधान सचिव को भंडी कहा जाता था। सिंहनाथ प्रधान सेनापति होते थे। कुंतल अश्वसेना का प्रधान जो होता था उन्हें कुंतल कहा जाता था। वहीं स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होता था। तो भंडी क्या होते थे? वो प्रधान सचिव होते थे। सिंहनाथ प्रधान सेनापति होते थे। कुंतल अश्वसेना का प्रधान होते थे और तो स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख होते थे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लूसेंट अड्डा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।